Welcome back to our channel Brainwa. Today's topic is paralysis, brain hemorrhage, and first aid. We will discuss about the paralysis, brain hemorrhage, and first aid. इस विषय में आजकल बात करेंगे ये किस कारण से स्ट्रोक होता है, पैरालिसिस या हेमरेज होना, ब्रेन हेमरेज होना, ये किस स्ट्रोक के कारण से होता है और स्ट्रोक होता है किस वजह से। ए स्ट्रोक इज ए डिसरप्शन ऑफ ब्लड फ्लो टू अ पार्ट ऑफ द ब्रेन which causes the brain cells to be damaged or die because of lack of oxygen. A stroke is a medical emergency that requires immediate treatment, and symptoms usually occur suddenly but will vary depending on the part of the brain that is affected. ब्रेन कितना आघात हुआ है, कितना ज़्यादा उसमें सेल डैमेज हुआ है, बिकॉज नॉट रीचिंग द ऑक्सीजन टू द न्यूरॉन सेल। न्यूरॉन सेल में ऑक्सीजन ना पहुंचने की वजह से जो न्यूरॉन सेल डैमेज हो रहे हैं या रैप्चर्स, द आर्टरीज इनसाइड द ब्रेन बिकम्स बस्ट और रैप्चर, दैट कंडीशन इज कॉल्ड ब्रेन हैमरेज। ब्रेन हैमरेज कहा जाता है। इससे संबंधित हम लोग बात करेंगे कि ब्रेन ऑक्सीजन ना पहुंचने के कारण से द ब्लॉकेज ऑफ आर्टरीज इनसाइड द ब्रेन एंड दैट इज हैपन रैप्चर और बर्स्ट, दिस कंडीशंस और कॉल द स्ट्रोक और ब्रेन हैमरेज। हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट वी आर प्रोसीडिंग अकॉर्डिंग टू दिस स्ट्रोक। What are the strokes affected areas? स्ट्रोक्स के कहाँ कहाँ आघात पहुँचता है हार्ट में, या हेमरेज स्ट्रोक्स, इस्केमिया स्ट्रोक्स और ट्रांजिट इस्केमिक आर्टरीज। The strokes regarding concerning to the ischemia बोलते हैं, ischemic strokes occurs when a blood clots completely block an artery in or to the brain. जो आर्टरीज ब्लड सप्लाई करती है ब्रेन सेल्स के अंदर, ब्रेन के अंदर, वहाँ पर टोटली ब्लड क्लॉट होने के कारण से वहाँ बर्स्ट करता है। दैट कंडीशन इज कॉल्ड इस्केमिक स्ट्रोक। हेमरेज स्ट्रोक उसे कहते हैं। हेमरेज स्ट्रोक occurs when the artery within the brain rupture, burst and leaks the blood into the brain. The presence of extra blood causes pressure to build with the area of the brain where the bleeds has occurred. These causes damage to the brain tissue in that area. Hemorrhage strokes are less common than the ischemic strokes, but these effects are generally more severe. हेमरेज स्ट्रोक्स में हमेशा हाई ब्लड प्रेशर केसेस में ये देखा गया है कि हेमरेज स्ट्रोक्स होते हैं। ज़्यादातर इस्केमिक स्ट्रोक्स जिसको कारण से जो ब्लड 85% केसेस इस्केमिक स्ट्रोक्स होते हैं, जिसमें ज़्यादातर ब्रेन के अंदर जो आर्टरीज है ब्लॉक होने की वजह से बस्ट और कंप्लीटली सप्लाई ना होने की वजह से, ऑक्सीजन ना पहुंचने की वजह से, दैट इज कंडीशन इज कॉल्ड इस्केमिया और इस्केमिक भी कहते हैं। ट्रांजिट इस्केमिक आर्टरीज, द सेम कंडीशंस, उन खुलियों में, उन कोशिकाओं में ऑक्सीजन ना पहुंचने के कारण से ब्लड क्लॉट होने की वजह से क्लॉट हो जाता है, जम जाता है, जिसके कारण से ब्लड सप्लाई नहीं पहुंचती है। ब्लड सप्लाई नहीं पहुंचने की वजह से ऑक्सीजन नहीं पहुंचती है, तो वहाँ के सेल्स डैमेज होते हैं। दैट कंडीशंस इज आर कॉल्ड द हेमरेज और स्ट्रोक्स कंसर्न। स्ट्रोक्स के क्या क्या रिस्क फैक्टर्स हो सकते हैं? व्हाट आर द स्ट्रोक्स रिस्क फैक्टर्स? हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज, डायबिटीज़, हाई ब्लड कोलेस्टेरॉल। इस ज़्यादातर इन चार चीज़ों पे फोकस करना है। हाई ब्लड प्रेशर जिसका है उसको ज़्यादातर चांसेस है इस स्ट्रोक आने का। हार्ट डिजीज़ जिसका बस हृदय का रोग है। डायबिटीज़ यानी ज़ैबतीस या शुगर की बीमारी कह लें वो है,
या हाई ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल, जिसका कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई है उसका स्ट्रोक होने का ज़्यादा चांसेस है। द स्ट्रोक्स होने के रिस्क फैक्टर्स के साथ साथ सिम्टम्स डिस्कस करता हूँ आपके साथ, ताकि आप इसको और अच्छा से समझ सकें और अपने अंदर अवेयरनेस पैदा कर सकें। सीवियर हेडेक, शदीद सरदर्द या बहुत ज़्यादा व्याकुलता सरदर्द हो, इम्पेयरमेंट और लॉस ऑफ विज़न, आँख की रोशनी कम दिखने लगे, मेमोरी लॉस, यादाश्त खोने लगे, कंफ्यूज हो बंदा, लॉस ऑफ बैलेंस और कोऑर्डिनेशन हो, पुअर बैलेंस्ड, डिजीनेस, डिजीनेस में झूमना, इस तरह का चक्कर आना, झिम करना, सर पकड़ा रहना, सडन नमनेस, कोई चीज़ काम नहीं करना, हाथ उठने पाना, पैरालिसिस, वीकनेस ऑफ आर्म्स, legs and sides of faces, and slurred and abnormal speeches, loss of consciousness और incontinence, पेशाब और पैखाना कपड़ों पे उतर जाना, ये सारे सिम्टम्स जो है दिखाई देता है। सबसे पहला चीज़ कि जिस इसको सिंपल वे में हम लोग समझ सकते हैं, फास्ट, F फॉर फेशियल अपीयरेंस, फेशियल मूवमेंट एबनॉर्मल दिखेगा। आर्म, ए फॉर आर्म, आर्म्स माने हाथ और पैरों की हरकत बिल्कुल अलग थलग होगी, अनरिस्पॉन्सिव होगी, हाथ उठा के देखे तो छोड़ देगा, या कोई उसमें पावर या ताकत नहीं मिलेगी, यानी पैरालिसिस की तरह, या नमनेस कह लें, उसमें जान दिखाई नहीं देगा। नेक्स्ट जो है स्पीच, एस फॉर स्पीच, उस जो व्यक्ति बोलेगा, इंसान कहेगा, उसकी स्पीच बात लड़खड़ाएगी, स्लर्ड हो गई, SLURD, स्लर्ड होगी, या बात को लंबा खींचेगा, एक ही बात को वो बार बार बोलने की कोशिश करेगा और लंबा खींची जाएगी। इस तरह के सिम्टम्स दिखाई देते हैं स्ट्रोक्स के अंदर। और लास्टली टी फॉर टेलीफोन, एमरजेंसी कंट्रोल नंबर को आप जल्द से जल्द फ़ोन करें। देन वी विल स्टार्ट फॉर द हार्ट अटैक्स फर्स्ट एड फॉर द हार्ट अटैक, we will put the casualty as per the figure or picture shown on the slide. Next, if the doctors prescribe, we will put the casualty as per the pictures on the slides mentioned on the pictures or slides. We will put the casualty as per the upright position, knee will be bent, and keep the pillows behind him and also below the knee. The medication given as a first aid, TNG, trinitroglycerin, or Depicor, or Nicardia, Nifedipine, or Sorbitate 5 mg एज ए सबलिंगुअल, जुबान के नीचे या नाक में 1-2 बूंदाल के जुबान के नीचे दवा दिया जा सकता है, बशर्ते कि यह दवा आपको डॉक्टर पहले से अवगत कराया हो कि ये इन केस ऑफ फर्स्ट एड ये मेडिसिन्स लिया जा सकता है। नाउ वी विल प्रोसीड फॉर CPR. CPR मीन्स C फॉर कार्डियक, P फॉर पल्मोनरी, R फॉर रिससिटेशन, यानी आर्टिफिशियल रिससिटेशन, आर्टिफिशियल रिस्पायरेशन कह लें। ये देने की तरीक़ा पहले जानने से पहले सबसे पहले मेक श्योर करें कि CPR कब देना है। CPR देने से पहले 2 चीज़ों का मेक श्योर करना, एक है रिस्पायरेशन, दूसरा है सर्कुलेशन। एयरवेज चेक करेंगे कि कैजुअलिटी का एयरवेज बिल्कुल रिस्पॉन्सिव है या अनरिस्पॉन्सिव है। अनरिस्पॉन्सिव है तभी दिया जा सकता है। साथ ही साथ सर्कुलेशन यानी ब्लड सर्कुलेशन, हार्ट बीट अगर चल रहा हो दैट इज़ द रिस्पॉन्सिव, अगर नहीं चल रहा हो दैट इज़ अनरिस्पॉन्सिव है। यानी बोथ द थिंग्स, एयरवेज एंड ब्लड सर्कुलेशन, हार्ट बीट दोनों स्टॉप है, अनरिस्पॉन्सिव है, तभी इस केस में CPR दिया जा सकता है। अगर चल रहा हो हार्ट बीट और एयरवेज बिल्कुल चल रहा हो तो इस केस में CPR देना मना है, प्रोहिबिटेड है, बिल्कुल सख्ती के साथ मना है। तो CPR देने का तरीका है, द 3 बेसिक पार्ट्स ऑफ CPR आर यूजुअली रिमेंबर्ड एज ए कैब।
C for compression, A for airways and B for breathing. इसको 5:1 रेशियो में देते हैं. 5 कंप्रेशन. हार्ट एज लोकेटेड स्टर्नम बोन के लेफ्ट साइड में 1.5 इंच देर इज अ हार्ट. यू हैव टू कंप्रेस एज पर द फिगर और एज पर द पिक्चर शोन. वी हैव टू गिव 5 कंप्रेशन हार्ट एंड 1 ब्रीथ. 5:1 इज मेडिकल एसोसिएशन स्टैंडर्ड के हिसाब से 5:1 की तरफ से 5:1 रेशियो के हिसाब से CPR दिया जाता है टिल द मेडिकल असिस्टेंस अराइव. जब तक कि कोई एम्बुलेंस या मेडिकल हेल्प नहीं आती है CPR हम देते रहेंगे. इन नाउअडेज कोरोना के दौर में कोई भी माउथ टू माउथ एयरवे नहीं देता है. इसमें बेशतर लोग एम्बूबैग वेंटिलेटर का इस्तेमाल करते हैं ताकि एक बार कम एयरवेज दिया जाए, 5 कंप्रेशन दिया जाए. 5:1. In this way I will give the importance of CPR. CPR का रिकवरी रेट बहुत ही हाई है, 200 से लेकर 300%, बशर्ते कि CPR प्रॉपर दी जाए. CPR देने का कॉन्फिडेंटली और पूरी विश्वास के साथ, पूरी मेहनत के साथ, पूरी तरीके के साथ, पूरी समझने के साथ ही देना उचित है. और जिस तरह से दिया जाता है एज पर स्टैंडर्ड ऑफ मेडिकल कंसर्न, वी शुड प्रोसीड फॉर द CPR. CPR is a very important as a first aid part of the medical science concern. Medication will decide by the doctors. अगर मेडिसिन्स के संबंध में कोई पहले से मेडिसिन, थ्रोम्बोलाइटिक मेडिसिन थेरेपी चल रही है जो कि ब्लड क्लॉट्स को डिसॉल्व करता है, वो इस्तेमाल कर सकते हैं. एंटी प्लेटलेट्स, एस्पिरिन एज ए फर्स्ट एड 300 mg ले सकते हैं. एस्पिरिन, एंटीकोगुलेंट, हेपारिन टैबलेट लिया जा सकता है, बशर्ते कि आपके डॉक्टर पहले से प्रिस्क्राइब किया हो. हाइपरटेंसिव यानी हाई ब्लड प्रेशर के मेडिसिन को एंटी हाइपरटेंसिव कहते हैं. ये मेडिसिन आप डॉक्टर के सुपरविजन से पहले ले रहे हों तो ही ले सकते हैं to lower the high blood pressure. And medication to reduce the swelling in the brain and medication to treat the underlying causes of stroke, heart rhythm disorders may also be given. ये सारे चीज़ जो अगर डिसऑर्डर्स आ चुकी है, रिहैबिलिटेशन थेरापी यानी फिजियोथेरापी के ज़रिया उसकी मोबिलिटी को कायम किया जा सकता है. स्पीच थेरापी, कम्युनिकेशन को इम्प्रूव किया जा सकता है. और ऑक्यूपेशनल थेरापी जिसके ज़रिए डेली फंक्शन को हम लोग इम्प्रूव कर सकते हैं कैजुअलिटी के अंदर. उस सबसे पहले हम लोग प्रिवेंटिव मेजर्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आस. प्रिवेंटिव मेजर्स लेना बहुत ज़रूरी है कि किस तरह से हम इससे बच सकते हैं. बचने के उपाय है, अगर स्मोकिंग कर रहे हैं तो बिल्कुल स्मोकिंग करना छोड़ दें. आपका एक्सेसिव मोटापा है, वज़न ज़्यादा है, यू शुड लॉस योर वेट. और ईट ए बैलेंस डाइट, खाना बैलेंस डाइट पे खाएं. सोडियम बैलेंस हो, सैचुरेटेड हो, फैट्स लेवल भी कॉमन हो जो कि आपका डिज़ोल्व हो सके. कोई भी बैड कोलेस्ट्रॉल आपके शरीर में ना जमे, जिसमें ना जमे. मॉडरेट अल्कोहल्स. एक्सरसाइजिंग रेगुलरली इन ऑर्डर टू स्टे फिजिकली फिट. एक्सरसाइज करते रहना चाहिए ताकि अपने आप को बना के रखें और तंदुरुस्त. और मेंटेन द गुड कंट्रोल ऑफ द एग्जिस्टिंग मेडिकल कंडीशन सच एज डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल. ये 3 बीमारियां बताई मैंने, डायबिटीज़, हाई ब्लड कोलेस्ट्रॉल्स, हार्ट डिजीज़ और कोलेस्ट्रॉल, हाई ब्लड प्रेशर और हाई कोलेस्ट्रॉल्स के मेडिसिन बराबर लिया करते रहें. और रूटीन चेकअप में रहें, बैलेंस मेंटेन करें ताकि आपको स्ट्रोक ना उठे. लास्टली एंड एट लीस्ट वी विल रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू to subscribe my channel, comments, like and share for my motivational concern. And for as a medical disclaimer, the video is created for only the purpose of information and to create the awareness only, not for the any supportive medical assistance. Is only for information purpose and awareness concern. Thanks a lot. Thanks for watching my video. Thank you.